हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल आरपीएम के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आईटीआई मैकेनिकल के तहत पूछे गए विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे या फिर पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों जैसे असिस्टेंट लोको पायलट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एनटीपीसी, डीएमआरसी, एलएमआरसी, यूपीआरबीएनएल, एचएल, बोरिंग टेक्नीशियन, इसरो एंड अदर टेक्नीशियन एग्जाम में दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है। दोस्तों इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को, विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु होने की कारण बनती है। व्हाट इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट केस ए हार्ट कंडीशन विच रिजल्ट इन इंस्टेंट डेथ, में तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है 10 से 20 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी है 50 से 100 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी है 100 से 110 मिली एम्पियर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 20 से 50 मिली एम्पियर। दोस्तों तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाता है कि 10 से 20 मिली एम्पियर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हालो पंच का प्रयोग करते हैं, हालो पंच का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गर्म लोहे में सुराख करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है पतली सीटों में से वाशर काटने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है सेंटर ज्ञात करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 2 का सही आंसर है वो हो जाएगा, यानी कि इस हॉलो पंच का दोस्तों प्रयोग किया जाता है पतली सीटों में से वाशर काटने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस वेल्डिंग द्वारा तेल की पटरी जोड़ी जाती है। जो रेल की पटरी होती है दोस्तों, किस वेल्डिंग द्वारा रेल की पटरी जोड़ी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है गैस वेल्डिंग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है थर्मिट वेल्डिंग द्वारा, ऑप्शन सी है प्रतिरोध वेल्डिंग द्वारा, फिर ऑप्शन नंबर डी आर्गन, यानी कि आर्क वेल्डिंग द्वारा। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थर्मिट वेल्डिंग द्वारा जो रेल की पटरियाँ होती हैं उसको आपस में जोड़ी जाती है। दोस्तों थर्मिट वेल्डिंग के द्वारा जुड़ी जाती है। दोस्तों थर्मिट वेल्डिंग का को जो थर्मिट वेल्डिंग जोड़ा जाता है उसमें दोस्तों आयरन ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम को का जो पाउडर होता है उस पाउडर अवस्था में उसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का। दोस्तों और दोस्तों इसको जलाने के लिए जो इग्निटर का प्रयोग किया जाता है, जो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को जलाने के लिए दोस्तों इग्निटर का प्रयोग किया जाता है। और थर्मिट प्रक्रिया में दोस्तों 1550 डिग्री सेल्सियस से प्रारंभ होती है, या थर्मिक प्रक्रिया शुरुआत होती है 1550 डिग्री सेल्सियस से अपनी प्रक्रिया शुरुआत हो जाती है। और दोस्तों लगभग हाईएस्ट दोस्तों 3000 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान थर्मिक वेल्डिंग का होता है। दोस्तों हाईएस्ट जो तापमान होता है वह 3000 होता है, और जो मिनिमम तापमान होता है जहाँ से स्टार्टिंग होता है थर्मिक वेल्डिंग का वो 1550 डिग्री सेल्सियस होता है। 1550 डिग्री से स्टार्टिंग होता है दोस्तों, और यह 3000 तक डिग्री सेल्सियस तक इसका प्रक्रिया चलता है दोस्तों थर्मिट वेल्डिंग का। दोस्तों इस क्वेश्चन का 3 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मिट वेल्डिंग द्वारा रेल की पटरियों को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, गन धातु किसकी मिश्र धातु है। गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ, किसकी मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए है कॉपर टीन एंड लेड, ऑप्शन बी है कॉपर लेड एंड जिंक, ऑप्शन सी है कॉपर टीन एंड जिंक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 4 का सही आंसर हो जाएगा यह मिश्र धातु गन मेटल, यानी कि दोस्तों गन मेटल बनाने के लिए तांबा टीन और जिंक का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। गन मेटल बनाने के लिए तांबा टीन और जिंक का। दोस्तों अगर तांबा की बात किया जाए दोस्तों तो तांबा इसमें जो होता है वह
88% होता है। और दोस्तों इसमें जो टिन होता है, तांबा 88% होता है। और दोस्तों इसमें जो टिन होता है, टिन दोस्तों 10% होता है। और जो इसमें जिंक की मात्रा होती है दोस्तों, यह जिंक लगभग 2% होता है। ये दोनों तीनों कंपोनेंट मिला के यह एक गन मेटल धातु तैयार होता है दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। टेल स्टॉक का प्रयोग, टेल स्टॉक का प्रयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? टेल स्टॉक का प्रयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? टर्निंग में, टेपर टर्निंग में, सपोर्टिंग में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है शोषित में। दोस्तों ये टेपर टर्निंग का जो प्रयोग किया जाता है वह दोस्तों टेपर टर्निंग में किया जाता है। टेल स्टॉक का प्रयोग दोस्तों टेपर टर्निंग में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में दोनों शाफ्ट आपस में समांतर होती है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में दोनों शाफ्ट आपस में समांतर होती है, उसका डैश है। अब दोनों पुलियाँ एक ही दिशा में घूमती हैं। ऑप्शन बी है दोनों पुलियाँ अलग अलग दिशा में घूमती हैं। और ऑप्शन सी है समकोण पर चलती हैं। या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त कोई नहीं। दोस्तों क्रॉस बेल्ट ड्राइव में दोनों शाफ्ट आपस में समांतर होते हैं और तथा दोनों पुलियाँ जो है अलग अलग दिशा में घूमती है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। पी अंतराल की वर्गाकार चूड़ी की चौड़ाई होती है, यानी कि पिच अंतराल की वर्गाकार की चूड़ी की चौड़ाई होती है। ऑप्शन नंबर ए है 0.25 पिच। ऑप्शन बी है 0.50 पिच। ऑप्शन सी है 0.75 पिच। या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1.5 प्रति पिच। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाता है वर्गाकार चूड़ी का दोस्तों वह 0.5 पिच हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। वातिल ड्रिल को पेनोमेट्रिक ड्रिल जिसको बोलते हैं, पेनोमेट्रिक ड्रिल इज ऑपरेटेड बाय, यानी वातिल वातिल ड्रिल को किसके द्वारा प्रचालित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी है कंप्रेसर यानी एनर्जी संपीड़ित वायु शक्ति के द्वारा। या फिर ऑप्शन नंबर सी है बाहुबल। ऑप्शन नंबर डी है द्रव चलित शक्ति। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह यानी पेनोमेट्रिक ड्रिल को दोस्तों संपीड़ित वायु द्वारा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी द्वारा चलाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक स्नेहन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है स्नेहन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द लुब्रिकेंट्स इज। ऑप्शन नंबर ए है डेंसिटी यानी घनत्व। ऑप्शन नंबर बी है वेलोसिटी यानी श्यानता। ऑप्शन सी है थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि तापी चालकता। ऑप्शन नंबर डी है पोर पॉइंट यानी कि डूब बिंदु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह दोस्तों यह हो जाता है थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि तापीय चालकता एक स्नेहन का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। डायमेंशन यानी कि दहन प्रक्रिया में डैश स्थिति पर पेट्रोल इंजन में अपस्फोटन होता है। डिटेंशन इज पेट्रोल इंजन टास्क प्लेस एट द कम्बिनेशन प्रोसेस। कंबशन प्रोसेस जो होता है वह किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अंत में। ऑप्शन बी है आरंभ में, बिगिनिंग में। ऑप्शन नंबर सी है टाइम ऑफ स्पार्किंग यानी कि स्फुलित के समय जो स्पार्किंग होता है उस समय। या फिर ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाता है वह दहन प्रक्रिया में अंत में पेट्रोल इंजन में अधिस्फोटन होता है दोस्तों, अंत में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सामान्य रूप से प्रोपेलर शाफ्ट के साथ कितने यूनिवर्सल ज्वाइंट प्रयोग होते हैं? सामान्य रूप से प्रोपेलर शाफ्ट के साथ कितने यूनिवर्सल ज्वाइंट प्रयोग होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 3। ऑप्शन बी है 4। ऑप्शन सी है 2। या फिर ऑप्शन नंबर डी है 8। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाता है वह प्रोपेलर शाफ्ट में दोस्तों सामान्यतः 2 प्रकार के यूनिवर्सल ज्वाइंट प्रयोग किए जाते हैं। एक दोस्तों क्राउन की तरफ लगाया जाता है
इधर एक इधर क्राउन की तरफ लगाया जाता है दोस्तों, और एक ही साइड लगाया जाता है वह गियर बॉक्स के साइड लगाया जाता है दोस्तों। यह प्रोपेलर शाफ्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। घूर्णन संपीड़क घूर्णन संपीड़क रोटरी प्रोसेसर के अपकेंद्री प्रकार का उपयोग इसमें से होता है। ऑप्शन नंबर ए है क्वथनित्र यानी भट्टी में, बॉयलर में। ऑप्शन नंबर बी है गैस टरबाइन में। ऑप्शन सी है कूलिंग प्लांट यानी शीतलन संयंत्र में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाता है गैस टरबाइन में घूर्णन संपीड़क रोटरी कंप्रेसर का अपकेंद्री प्रकार का उपयोग इनमें से होता है, यानी कि गैस टरबाइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। न्यून कोण होता है इक्वल टू 90 डिग्री या 90 डिग्री के बराबर। ऑप्शन नंबर बी है 90 डिग्री से कम। ऑप्शन सी 180 डिग्री के बराबर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 180 डिग्री से अधिक। दोस्तों न्यून कोण जो होता है वह 90 डिग्री से कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हैमर प्रयोग करते समय नज़र कहाँ पर रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है चीजल हेड पर। ऑप्शन नंबर बी है जॉब पर। ऑप्शन सी है हैमर पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, यानी कि हैमर प्रयोग करते समय जॉब पर नज़र रहनी चाहिए, ना कि हैमर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल बना होता है। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल बना होता है। ऑप्शन ए है हाई स्पीड स्टील। ऑप्शन बी है टूल स्टील। ऑप्शन सी है कार्बाइड टिप टूल का, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट का। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह दोस्तों हो जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन में कटिंग टूल बना होता है दोस्तों ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। किस तरह की वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्यय नहीं होता। किस तरह की वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्यय नहीं होता है। ऑप्शन ए है गैस में। ऑप्शन बी है थर्मिट में। ऑप्शन सी है आर्क में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है TIG यानी कि टिग वेल्डिंग में, यानी कि TIG टिग वेल्डिंग में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाता है कि टिग वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि TIG यानी कि टिग वेल्डिंग में ये टिग वेल्डिंग प्रक्रिया में दोस्तों इलेक्ट्रोड का व्यय नहीं होता है दोस्तों। टिग वेल्डिंग का फुल फॉर्म की बात किया जाए दोस्तों, TIG यानी कि टिग वेल्डिंग का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग होता है दोस्तों। टिग वेल्डिंग का फुल फॉर्म होता है टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। दोस्तों इसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड टंगस्टन मेटल बना होता है दोस्तों। इसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड टंगस्टन बना होता है दोस्तों। और जो दोस्तों एक विशेष इलेक्ट्रोड होल्डर इसमें लगा होता है, और जो इसको इलेक्ट्रोड तथा वेल्ड मेटल को सुरक्षा का जो आवरण प्रदान करता है, इसलिए इसका व्यय अधिक नहीं होता। और दोस्तों इसमें जो वायुमंडल में उपस्थित इससे दोस्तों वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन होता है, और इलेक्ट्रोड और तथा वेल्ड मेटल पर अपनी कोई दुष्प्रभाव नहीं छोड़ता है दोस्तों। और वायुमंडल में इसकी बात किया जाए तो दोस्तों, तो वायुमंडल में अपना कोई दुष्प्रभाव भी नहीं छोड़ता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टिग वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। ढलवा लोहा और इस्पात के पाइप निम्न द्वारा बनाए जाते हैं। ढलवा लोहा और इस्पात के पाइप निम्न द्वारा बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अप अवपंक ढलाई। ऑप्शन बी है निवेश ढलाई। ऑप्शन सी है वास्तविक अपकेंद्री ढलाई, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ठप्पा ढलाई। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का वह हो जाएगा, यानी कि वास्तविक अपकेंद्री ढलाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यदि कटिंग टूल को लेथ की सेंटर ऊंचाई से नीचे सेट किया जाए तो यदि
यदि कटिंग टूल को लेथ की सेंटर ऊंचाई से नीचे सेट कर दिया जाए तो ज्यामिति में क्या प्रभावी परिवर्तन होगा? ऑप्शन नंबर ए है अग्र अवकाश कोण बढ़ेगा, ऑप्शन बी है अग्र अवकाश कोण घटेगा, ऑप्शन नंबर सी अग्र अवकाश कोण अपरिवर्तित होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अग्र अवकाश कोण न्यून यानी कि शून्य होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 18 का सही आंसर हो जाएगा वो आ जाता है, यानी कि कटिंग टूल में लेथ मशीन की सेंटर की ऊंचाई और से नीचे सेट कर दिया जाता है तो उसमें अग्र अवकाश कोण बढ़ जाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जॉकी पुल्ली को फिट किया जाता है, जॉकी पुल्ली जो होता है दोस्तों उसको फिट कहाँ पर फिट किया जाता है? तो ड्राइवर पुल्ली के साथ में, ड्रिवन पुल्ली के साथ में, ड्राइवर पुल्ली की ढीली बेल्ट साइड की तरफ, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ड्रिवन पुल्ली की बेल्ट की टाइट साइड की तरफ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जॉकी पुल्ली का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह ड्राइवर पुली को ढीली बेल्ट साइड की तरफ फिट किया जाता है दोस्तों। और जॉकी पुली की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो दोस्तों जॉकी पुली बड़ी पुल्ली जो होती है, यानी कि जिसमें जॉकी पुली के साथ जो बड़ी पुल्ली लगी होती है उसके व्यास से 3 गुना दूर होनी चाहिए जो बड़ी पुल्ली होती है। इस तरह दोस्तों, जैसे यह ड्राइवर या ड्रिवन कोई मानिए और एक ये यहाँ पे है, तो दोस्तों जो जॉकी पुली होती है वह बड़ी पुल्ली के 3 गुना दूरी पे, इतना दूर पे होना चाहिए, यानी कि जॉकी पुली है इतना दूर पे होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों इसमें 3 गुना दूरी पे होना चाहिए तथा दोनों पुलियों का जो व्यास होता है दोस्तों इसका 6:1 का इसका व्यास होना चाहिए। बड़ी पुली का और जॉकी पुली का व्यास का अनुपात 6:1 दोस्तों होना चाहिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्राइवर पुली की ढीला बेल्ट साइड की तरफ लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। टीपीआई टीथ पर इंच, टीपीआई का फुल फॉर्म होता है टीथ पर इंच, निम्नलिखित को मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए तार की मोटाई, ऑप्शन बी है नट का व्यास, ऑप्शन सी है नट की चूड़ियों की पिच, ऑप्शन नंबर डी है बोल्ट की लंबाई। तो उसको इसका जो प्रयोग होता है वह नट की चूड़ियों की पिच का मापने के लिए प्रयोग किया होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। टीपीआई जो नट की चूड़ियों की पिच ज्ञात करने के लिए किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। लेटर साइज ड्रिल, लेटर साइज ड्रिल डैश से डैश साइज में मिलते हैं, मतलब कितने से कितने साइज में लेटर साइज ड्रिल मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ई से पी तक, ऑप्शन नंबर बी है सी से एम तक, ऑप्शन नंबर सी है ए से जेड तक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ए से एम तक। तो दोस्तों लेटर साइज ड्रिल जो होता है वह ए से जेड तक, यानी कि ए से जेड साइज में मिलते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों इसी साइज की जो साइज होता है ए का और जो जेड का होता है वह दोस्तों ए का जो साइज होता है सबसे छोटा साइज होता है, जो ए का साइज होता है सबसे छोटा होता है और जेड का होता है वह बड़ा होता है दोस्तों। अगर ए का जो साइज होता है उसकी बात किया जाए तो दोस्तों इसका जो है 5.944 दोस्तों होता है, और जो जेड का साइज का होता है वह ए बी सी डी का क्रम में बढ़ता जाता है, और जो हाईएस्ट होता है जेड का वो जेड का दोस्तों उसका साइज होता है 10.490 दोस्तों। और दोस्तों जो नंबर ड्रिल साइज इसमें एक लेटर जो ड्रिल साइज होता है उसमें ए से जेड तक यानी कि लेटर साइज में होता है और एक नंबर साइज में भी होता है। जो नंबर साइज को दोस्तों इसमें एक नंबर साइज में होता है दोस्तों वह 1 से लेके 80 नंबर तक होता है दोस्तों। 1 से 80 नंबर तक 1 2 3 4 ऐसा करके सीरियल से जाता है, 1 से लेके 80 नंबर तक होता है दोस्तों। और इसमें जो 1 नंबर का जो साइज होता है दोस्तों, 1 नंबर का जो साइज होता है वह दोस्तों बड़ा होता है, और जो 80 नंबर का साइज होता है दोस्तों वह छोटा होता है दोस्तों। अगर बड़े साइज की बात किया जाए 1 नंबर का दोस्तों
तो दोस्तों इसका बड़े साइज का होता है 5.971 होता है में। और दोस्तों जो 80 नंबर का साइज होता है दोस्तों, वह दोस्तों हो जाता है 0.35 में होता है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए से जेड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस लुब्रिकेंट का सर्वोत्तम उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस लुब्रिकेंट का सर्वोत्तम उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है मोबाइल तेल, यानी कि मोबिल ऑयल। ऑप्शन नंबर बी है ग्रेफाइट। ऑप्शन सी है वसा तेल या फैट ऑयल। या फिर ऑप्शन नंबर डी है संश्लिष्ट तेल या सिंथेटिक ऑयल। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इंजन के वाल्व नियंत्रित होते हैं। इंजन के वाल्व को नियंत्रित किया जाता है कैसे? ऑप्शन नंबर ए है कैम शाफ्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है क्रैंक शाफ्ट के द्वारा। ऑप्शन सी है रॉकर शाफ्ट के द्वारा। या फिर ऑप्शन नंबर डी है कनेक्टिंग रॉड के द्वारा। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैम शाफ्ट के द्वारा इंजन वाल्व को नियंत्रित किया जाता है और इसी के द्वारा ही रोटेट किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। प्रोपेलर शाफ्ट में सामान्यतः दो प्रकार के जोड़ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिक तथा विसर्पण जोड़। ऑप्शन नंबर बी है विसर्पण तथा स्प्लाइन जोड़। ऑप्शन सी है संचरण तथा विभेदी जोड़। या फिर ऑप्शन नंबर डी है टी जोड़ तथा सार्वभौमिक जोड़। दोस्तों इसमें जो प्रोपेलर शाफ्ट में जो जोड़ होता है वो दोस्तों सार्वभौमिक तथा विसर्पण जोड़ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक गियर का पिच व्यास एक गियर का पिच व्यास 150 तथा उसमें 50 दांते हैं। एक गियर का पिच व्यास है जो 150 है उसका व्यास, और उसमें 50 दांते हैं। यह एक पिनियन को घुमाता है जिसका पिच व्यास 60 है। वह एक पिनियन को घुमाता है और उसका पिच व्यास 60 है। तो पिनियन के दांतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पिनियन के दांतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें एक फार्मूला यूज होता है, यानी कि गियर पिच। जो गियर पिच का व्यास होता है, गियर पिच व्यास बटा में उसमें दांतों की संख्या, नंबर ऑफ टीथ, बराबर हो जाता है दोस्तों पिनियन में पिच व्यास। यानी कि पिनियन का पिच व्यास बराबर पिनियन में नंबर ऑफ पिनियन में दांतों की संख्या। इसी फार्मूले पर रख के दोस्तों निकाल देंगे, यानी कि गियर के पिच का व्यास यानी कि 150 बटे में कितने दांते हैं तो 50 बराबर पिनियन का जो व्यास है वह 60 है अपॉन x। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे, इसको तिरिया गुणा करके, तो यह निकल जाएगा दोस्तों। तो 15x है 150x बराबर हो जाएगा दोस्तों यह 3000 करीबन पहुँचेगा। इसे दोस्तों कटा में जाएगा। इसको अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आएगा वह 20 आएगा, यानी कि 20 आएगा दोस्तों। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 20। इसका पिनियन की दांतों की संख्या होगी वह 20 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। डायनोमीटर एक युक्ति है जिसका प्रयोग निम्न के मापन में किया जाता है।
डायनोमीटर एक युक्ति है जिसका प्रयोग निम्न के मापन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है चिप थिकनेस रेशियो। ऑप्शन नंबर बी है धातु कर्तन के दौरान बल। ऑप्शन सी है कर्तन औजार का अक्षय। या फिर ऑप्शन नंबर डी है कर्तन औजार का डिफ्लेक्शन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धातु कर्तन के दौरान बल। डायनोमीटर का युक्ति है जो धातु कर्तन के दौरान बल मापा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। रिंग गेज का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। रिंग गेज का जो प्रयोग होता है दोस्तों वह निम्न के लिए किया जाता है, यानी किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए शाफ्ट अथवा स्टडों। शाफ्टों अथवा स्टडों के व्यास की जांच करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है छिद्रों की शुद्धता की जांच करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है दो मेली सतहों के बीच अवकाश की जांच करने के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शाफ्टों अथवा स्टडों के व्यास की जांच करने के लिए रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। वेल्ड स्पेटर रिफर टू, यानी कि वेल्ड स्पेटर का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। ऑप्शन नंबर बी है फ्लक्स। ऑप्शन नंबर सी है फिलर मटेरियल पराव सामग्री। या फिर ऑप्शन नंबर डी है वेल्डिंग डिफेक्ट वेल्डिंग दोष। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वह दोस्तों यानी कि वेल्ड स्पेटर जो होता है वो दोस्तों यह एक वेल्डिंग दोष होता है दोस्तों। जो दोस्तों वेल्डिंग करते करते समय जो उसमें स्पेटर जो फ्लक्स के जो होते हैं छोटे छोटे कण बाई इधर छींटे जाते हैं बिंदी बिंदी, वही दोस्तों उसका वेल्डिंग स्पेटर होता है दोस्तों। उसको वेल्डिंग दोष में काउंट किया जाता है दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेल्डिंग दोष है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। एल्युमिनियम एवं हल्की धातु है। एल्युमिनियम एक हल्की धातु है, इसलिए निम्न में से किस प्रकार का प्रयोग एयरक्राफ्ट बनाने के लिए किया जाता है? एल्युमिनियम एक हल्की धातु है, इसलिए निम्न में से किसका प्रयोग एयरक्राफ्ट बनाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है तांबा। ऑप्शन बी है ड्यूरोक्यूमिन। ऑप्शन सी है मोनन मेटल। ऑप्शन नंबर डी है वाइट मेटल। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ड्यूरोक्यूमिन का प्रयोग एयरक्राफ्ट बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित किस लेथ भाग को पावर फीड के साथ नहीं दिया जाता? ऑप्शन नंबर ए है कैरेज। ऑप्शन नंबर ए कंपाउंड रेस्ट। ऑप्शन सी है क्रॉस स्लाइड। या फिर ऑप्शन नंबर डी है फीड स्क्रू। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि उसमें लेथ पावर को फीड के साथ नहीं दिया जाता है, तो वह दोस्तों कंपाउंड रेस्ट पे नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। मीट्रिक प्रणाली में गियर के साइजों की मॉड्यूल से की जाती है। मीट्रिक प्रणाली में गियर के साइजों की मॉड्यूल से की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है 1 डायमीट्रिकल पिच। ऑप्शन नंबर बी है पिच व्यास अपॉन दांतों की संख्या। ऑप्शन नंबर डी है पाई डी अपॉन एन। या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पिच व्यास अपॉन दांतों की संख्या। पिच व्यास अपॉन दांतों की संख्या जिसमें प्रणाली में गियर साइजों की मॉड्यूल से गणना की जाती है, जो इसके पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया दोस्तों। वो क्वेश्चन नंबर 25 में यही फार्मूला यूज किया दोस्तों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर चेक किया जाता है। स्क्रू थ्रेड का जो पिच डायमीटर होता है वह किससे चेक किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्नैप गेज के द्वारा। ऑप्शन बी है थ्रेड रिंग गेज से। ऑप्शन सी है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से। या फिर ऑप्शन नंबर डी है वर्नियर कैलिपर से। दोस्तों यह दोस्तों स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा स्क्रू थ्रेड पिच का डायमीटर चेक किया जाता है दोस्तों, यानी कि 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। एक से अधिक स्थानों पर एक साथ ड्रिल होल करने हेतु एक से अधिक स्थानों पर
एक साथ एक से अधिक ड्रिल होल करने के लिए कौन सी ड्रिल मशीन प्रयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए है हैंड ड्रिल मशीन, ऑप्शन बी है बेंच ड्रिल मशीन, ऑप्शन सी है गैंग ड्रिल मशीन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रेचेट ब्रेस। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाता है वह हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक स्थानों पर एक साथ ड्रिल होल करने के लिए दोस्तों गैंग ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। बॉल बियरिंग की माउंटिंग करते समय बॉल बियरिंग की माउंटिंग करते समय इनर रेस और शाफ्ट के बीच निम्न में से डैश प्रकार की फिट प्रयोग की जाती है? बॉल बियरिंग की माउंटिंग करते समय इनर रेस और शाफ्ट के बीच जो फिट कौन सा फिट प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए है लूज रनिंग रनिंग फिट, ऑप्शन नंबर बी है बड़ा क्लियरेंस फिट, ऑप्शन नंबर सी है प्रिसीजन स्लाइड फिट, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंटरफियरेंस फिट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि बॉल बियरिंग की माउंटिंग करते समय इनर रेस और शाफ्ट के बीच दोस्तों इंटरफियरेंस फिट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटरफियरेंस फिट प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। डीजल इंजन में इंजेक्टर चलाया जाता है डीजल इंजन में इंजेक्टर चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एक गियर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है एक विद्युत मोटर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है कैम शाफ्ट द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है क्रैंक शाफ्ट के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैम शाफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लुब्रिकेंट ऑयल की सतह लुब्रिकेंट ऑयल की सतह का पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पता लगाने की जरूरत नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी है डायल गेज के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है ऑयल सम्प को देखकर, ऑप्शन नंबर डी है डिपिस्टिक से। दोस्तों लुब्रिकेंट ऑयल जो होता है वह पेट्रोल और डीजल इंजनों में पड़ा होता है, उसमें संप में यह स्थिर रहता है दोस्तों, रखा स्टोर रहता है। लुब्रिकेंट ऑयल दोस्तों सतह का पता लगाने के लिए कि उसमें कितना लुब्रिकेंट ऑयल है, तो उसको पता लगाने के लिए दोस्तों डिपिस्टिक का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। यदि एक क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि एक 3.5 इंच व्यास का जॉब लेथ मशीन पर 240 चक्कर प्रति मिनट घूम रहा है तो कटिंग स्पीड क्या होगी? 3.5 इंच का व्यास का जॉब लेथ मशीन पर 240 चक्कर प्रति मिनट घूम रहा है। चक्कर प्रति मिनट यानी कि दोस्तों आरपीएम, यानी कि राउंड प्रति मिनट। दोस्तों आरपीएम होता है चक्कर प्रति मिनट, राउंड प्रति मिनट। दोस्तों चैनल का नाम भी दोस्तों आरपीएम ये है, टेक्निकल आरपीएम टीई टेक्निकल दोस्तों आरपीएम चैनल का नाम भी है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला जो एक यूज होता है वह दोस्तों पाई डी एन अपॉन 12। दोस्तों इसी फार्मूले पर रख के इसको सॉल्व करेंगे तो यह इसका आंसर निकल आएगा। दोस्तों देखते हैं इसको, यानी कि पाई 22/7, पाई का मान दोस्तों 22/7 यूज करेंगे, यही होता है दोस्तों। और डी यहाँ था ना दोस्तों, ये फार्मूला है पाई डी एन अपॉन 12, यही फार्मूला है दोस्तों। तो पाई का मान हो गया 22/7, उसको डी यानी कि डायमीटर इंटू 3.5 इंटू कितना है दोस्तों एन, यानी कि राउंड जो आरपीएम होता है, एन का मतलब आरपीएम, यानी कि 240 हो गया। और नीचे था दोस्तों 12। अगर यह आंसर दोस्तों अगर एमएम में निकालना होगा तो यहाँ पे 12 की जगह नहीं 1000 रहेगा। अगर यह फीट में निकालना होता है तो दोस्तों यहाँ पे 12 रहेगा। तो दोस्तों 12 दूना के 24, यहाँ पे 20 हो गया। और दोस्तों यह 3.5 3.5 इंटू 2 दोस्तों यह हो जाएगा, इससे इससे 7 हो जाएगा और यह 7 दोनों कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 22 इंटू 0 है, तो दोस्तों 220 बचेगा।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है 220, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। एक मीट्रिक टन भार कितने के बराबर है? एक मीट्रिक टन भार जो होता है दोस्तों वह कितने ग्राम या पाउंड जो है दोस्तों, ऑप्शन बी है वो कितने के बराबर है? ऑप्शन नंबर ए है 1000 ग्राम, ऑप्शन बी है 1000 किलोग्राम केजी, ऑप्शन सी है 2.2 पाउंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1 गैलन। क्वेश्चन नंबर जो 38 का जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1000 किलोग्राम। एक मीट्रिक टन भार को 1000 किलोग्राम कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों एक कुंटल को 100 केजी को एक कुंटल कहा जाता है, और 10 कुंटल मिला के एक टन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। वायर गेज का क्या उपयोग है? वायर गेज का क्या उपयोग है? ऑप्शन नंबर ए है सीट का कोण मापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है सीट की मोटाई मापने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है सीट की त्रिज्या मापने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सीट की लंबाई मापने के लिए। तो दोस्तों वायर गेज का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह सीट की मोटाई मापने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। सीसा और जिंक एन एलाई एन एलाई मेड ऑफ लेड एंड जिंक इज कॉल्ड, यानी कि सीसा और जिंक से बने मिश्र धातु को डैश कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है? सीसा और जिंक से बने धातु को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बोरेक्स, ऑप्शन नंबर बी है स्पेल्टर, ऑप्शन नंबर सी है सोल्डर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, यानी कि सीसा और जिंक जो मिला के बनता है दोस्तों तो वह सोल्डर बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। हाई स्पीड स्टील में मिश्र धातुएं इस अनुपात में होती है। एलॉय ऑफ हाई स्पीड स्टील आर इन रेशियो ऑफ, मतलब यह रेशियो कितना होता है हाई स्पीड स्टील में? तो ऑप्शन नंबर ए है क्रोमियम 8%, टंगस्टन 4 और वेनेडियम 1, ऑप्शन बी है क्रोमियम 4, टंगस्टन 18 और वेनेडियम 1, ऑप्शन नंबर सी है कोबाल्ट 8, टंगस्टन 4, वेनेडियम 1, ऑप्शन नंबर डी है क्रोमियम 4, टंगस्टन 1 और वेनेडियम 1। दोस्तों जो हाई स्पीड स्टील में मिश्र धातुएं का अनुपात होता है दोस्तों वो उसमें होता है दोस्तों क्रोमियम 4% होता है, टंगस्टन 18% होता है, वेनेडियम 1% होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रोमियम 4, क्रोमियम, टंगस्टन और वेनेडियम, यानी कि 4, 18 और 1% होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। मशीनिंग क्रिया के समय फेस प्लेट प्रयोग करते समय एंगल प्लेट को पकड़ा जाता है। मशीनिंग क्रिया के समय फेस प्लेट प्रयोग करते समय एंगल प्लेट को पकड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है फेस प्लेट पर, ऑप्शन बी है एंगल प्लेट को किस पर पकड़ा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है फेस प्लेट पर, ऑप्शन बी है कैरिज पर, ऑप्शन सी है टेल स्टॉक पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बेड पर। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेस प्लेट पर, यानी कि एंगल प्लेट को फेस प्लेट पर पकड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। एक लॉक यानी कि एक नट को लॉक करने के लिए किस प्रकार उठाए गए हिस्से पर ऊंचाई और स्लॉट्स लगाए गए हैं? एक नट को लॉक करने के लिए किस प्रकार उठाए गए हिस्से में ऊंचाई पर स्लॉट लगाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है कैसल नट में, ऑप्शन नंबर बी है लॉक नट में, ऑप्शन नंबर सी है स्वर्ण नट में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ग्रूव नट में। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कैसल नट में। दोस्तों अगर ये नट ऐसे रहता है तो इसका ये जो टॉप होता है इसमें दोस्तों यह गैप बनाया जाता है दोस्तों, ये इसको लॉक नट में इसको स्प्लिट पिन के द्वारा इसको लॉक किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। किस धातु की बनी
किस धातु की बनी चादर मुलायम एवं भारी होती है? इनको प्रयोग उच्च संक्षारण अम्लों की टैग बनाने के लिए भी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टिन शीट, ऑप्शन नंबर बी है एल्यूमिनियम शीट, ऑप्शन नंबर सी है जीआई शीट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सीसा शीट। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लेड, यानी कि लेड शीट, यानी कि सीसा शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। ड्रिलिंग प्रचालन में सामान्यतया फीट के लिए उपयोग इकाई होती है। ड्रिलिंग प्रचालन में कॉमनली यूज ऑफ यूनिट्स ऑफ फीट इन ड्रिलिंग ऑपरेशन आर ड्रिलिंग प्रचालन में सामान्यतः फीट के लिए उपयोग इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है एमएम में, ऑप्शन नंबर बी है एमएम प्रति रिवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी है एमएम प्रति सेकेंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी एमएम प्रति एमएल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एमएम प्रति रिवोल्यूशन, यानी कि एमएम प्रति चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46। प्रेशर फीड सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा भाग लुब्रिकेंट नहीं होता? प्रेशर फीड सिस्टम के द्वारा कौन सा भाग, ऑप्शन जो दिया है उसमें से कौन सा भाग लुब्रिकेंट नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए है बॉल्व रॉड और पुश रॉड, ऑप्शन बी है टाइमिंग गियर्स, ऑप्शन सी है रॉकर आर्म, या फिर ऑप्शन नंबर डी है क्रैंक शाफ्ट की मुख्य बियरिंग। तो दोस्तों इसमें कौन पूछा है कि लुब्रिकेंट नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बॉल्व रॉड और पुश रॉड जो है वह लुब्रिकेंट नहीं होता है प्रेशर के द्वारा। प्रेशर फीड सिस्टम के द्वारा बॉल्व नहीं होता है, रॉड नहीं होता है और पुश रॉड नहीं होता है दोस्तों। और टाइमिंग गियर, रॉकर आर्म्स और क्रैंकशाफ्ट दोस्तों ये स्प्रे के द्वारा लुब्रिकेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47। इंजेक्टर पर किया जाने वाला टेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए है स्प्रे टेस्ट, ऑप्शन बी है प्रेशर टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है लीक टेस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यह सभी। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाता है इंजेक्टर पर किया जाने वाला टेस्ट दोस्तों स्प्रे टेस्ट भी होता है, प्रेशर टेस्ट भी होता है और लीक टेस्ट भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यह तीनों या ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48। यदि किसी मशीन में अप्रमाणित स्नेहन तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम होगा। ऑप्शन नंबर ए है घर्षण में, मशीन में घर्षण होगा, ऑप्शन नंबर ए स्नेहन तेल का अधिक व्यय होगा, ऑप्शन नंबर सी है मशीन में चलने में आवाज़ होगी, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के लिए। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि यदि मशीन में अप्रमाणित स्नेहन तेल का उपयोग किया जाएगा, जो प्रमाणित तेल नहीं है जैसे लोकल जिसको बोलते हैं लोकल क्वालिटी, तो इसका परिणाम क्या हो सकता है दोस्तों? तो मशीन में घर्षण भी हो सकता है, स्नेहन तेल का अधिक अधिक व्यय भी हो सकता है और मशीन में चलने में आवाज़ होगी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा या तीनों हो जाएगा सही, यानी कि उपयुक्त सभी के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49। वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इफ हाईएस्ट एच फ्रॉम द बेस, यानी कि समकोण वृत्ताकार शंकु जिसका आधार से ऊंचाई एच है तो उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है एच अपन 2, ऑप्शन नंबर बी है एच अपन 4, ऑप्शन नंबर सी है एच अपन 3, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 2h अपन 3। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एच अपन 4, यानी कि एच अपन 4 हो जाता है दोस्तों यह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 और इस 50 सेट का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। आकाश इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग ब्लूनेस ऑफ द स्काई आवर ओशियन इज कॉल्ड, यानी कि आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है वेदीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है सैरोग्राफ सेरोनोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी है साइनोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बैरोमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी साइनोमीटर से आकाश तथा समुद्र की लालिमा को मापने के लिए साइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।